दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन जनरली हर 5 साल में होता है, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन की बात की जाए तो ये हर साल किसी न किसी स्टेट में चलते ही रहते हैं। हालांकि विधानसभा के इलेक्शन भी हर पर्टिकुलर स्टेट में तो आमतौर पे 5 साल बाद ही होते हैं, लेकिन हर स्टेट में ये 5 साल अलग अलग टाइम पे पूरे होते हैं। इसलिए हर साल किसी न किसी स्टेट का नंबर आ ही जाता है। किसी किसी साल में तो 7 से 8 स्टेट में ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। विधानसभा के इलेक्शन में हम अपने अपने एरिया से एमएलए को चुनते हैं, जो अपने अपने एरिया की जनता के मुद्दों को विधानसभा में रखते हैं। इसलिए विधानसभा के इलेक्शन के बारे में हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में स्टेट्स की विधानसभा और उसके इलेक्शंस के बारे में कि उसका प्रोसेस क्या है। इसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार शॉर्ट में हमारे देश की गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यानी हमारे देश में 2 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और किसी भी गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो सरकार चलाते हैं, जिसमें आते हैं गवर्नमेंट के हेड और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल। एग्जीक्यूटिव जवाबदेह होते हैं लेजिस्लेटिव के सामने, जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट देके चुनते हैं, जैसे एमएलएज और एमपीज। लेजिस्लेटिव ही कानून बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव के काम पर नजर रखते हैं। और जुडिशरी का प्राइमरी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की रक्षा करना, और इस चीज का ध्यान रखना कि सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जो गैर संवैधानिक हो। अब बात की जाए यूनियन और स्टेट वाइज, तो यूनियन गवर्नमेंट में ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट यानी संसद, और स्टेट गवर्नमेंट में ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। और जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है, यानी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से मिलकर बनती है, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। इसी तरीके से इस सिस्टम में स्टेट लेजिस्लेचर भी गवर्नर और 2 हाउसेस से मिलकर बनती है, लोअर हाउस विधानसभा और अपर हाउस विधान परिषद। हालांकि ये बाई कैमरल सिस्टम सिर्फ 6 स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। बाकी सभी स्टेट्स में सिर्फ गवर्नर और विधानसभा होती हैं। तो ये था हमारे देश में गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं विधानसभा के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं और इन सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन अलग अलग है। इसलिए जब हर स्टेट की विधानसभा की टोटल सीट्स की बात आती है तो ये सेम नहीं हो सकती। हर स्टेट की टोटल नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट होती हैं। इंडिया के सभी स्टेट्स को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बनाया गया है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक सीट फिक्स होती है। हालांकि इसमें पॉपुलेशन का डेटा 1971 सेंसस यानी जनगणना का यूज किया गया है, और तब से लेके अभी तक वही यूज किया जाता है। लेटेस्ट सेंसस डेटा यूज नहीं किया जाता। ऐसा 2026 तक किया जाएगा। उसके बाद शायद हमें स्टेट्स की विधानसभा की नंबर ऑफ सीट्स में चेंज देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनके लिमिट्स फिक्स हैं, जैसे किसी भी स्टेट की विधानसभा में मैक्सिमम सिर्फ 500 सीट्स हो सकती हैं और मिनिमम 60 सीट्स होनी चाहिए। इस मिनिमम सीट्स वाले क्राइटेरिया में कुछ एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज इंडिया में कुछ स्टेट्स पॉपुलेशन साइज में इतने छोटे हैं कि उनकी विधानसभा में 60 से भी कम सीट्स हैं, जैसे गोवा जिसमें सिर्फ 40 सीट्स, मिजोरम में भी 40 सीट्स, और सिक्किम विधानसभा में हैं तो सिर्फ 32 सीट्स। बाकी हर स्टेट की विधानसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा है यूपी विधानसभा की 403 सीट्स, और उसके बाद आती है वेस्ट बंगाल की 294 सीट्स। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की विधानसभा की सीट्स को मिला दिया जाए तो ये टोटल 4121 सीट्स बनती हैं। बात की जाए अगर इन सीट्स में रिजर्वेशन की, तो हर स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से SC/STs यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व भी की गई हैं। ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट के टाइम 26 जनवरी 1950 को सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था। लेकिन चूंकि SCs और STs की रिप्रेजेंटेशन हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी विधायिका में होनी बहुत जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट हर बार जब भी इस रूल का टाइम खत्म होने वाला होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस टाइम पीरियड को और एक्सटेंड कर देती है। अभी फिलहाल ये 25 जनवरी 2030 तक वैलिड है। इन टोटल 4121 विधानसभा सीट्स में से 614 सीट्स SCs और 554 सीट्स STs के लिए रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं विधानसभा के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में सेंटर में लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट में विधानसभा के इलेक्शंस सभी ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से मिलते हैं।
जिस भी स्टेट में इलेक्शंस होने हैं उन स्टेट्स के लिए सबसे पहले ईसीआई एक इलेक्शन शेड्यूल यानी चुनाव अनुसूची तैयार करता है, जिसमें इलेक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इलेक्शन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी, नॉमिनेशन कब तक दर्ज किए जाएंगे, कितने चरण में इलेक्शन कराया जाएगा, किस किस डेट को किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कराया जाएगा, वोट्स की काउंटिंग कब होगी, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ ईसीआई कुछ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, जनरल ऑब्जर्वर्स और पुलिस ऑब्जर्वर्स की एक लिस्ट भी तैयार करता है। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स में आईआरएस, जनरल ऑब्जर्वर्स में आईएएस और पुलिस ऑब्जर्वर्स में आईपीएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। इन ऑफिसर्स को स्टेट की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईसीआई की तरफ से इलेक्शन प्रोसेस पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ साथ ईसीआई द्वारा सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी निर्वाचन अधिकारी और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। ये ऑफिसर्स भी आईएएस या पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। आरओ का काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनका उन्हें हेड बनाया गया है उसमें इलेक्शन से जुड़े सारे फंक्शंस को देखना। एआरओ इसी काम में आरओ को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सब तैयारी करके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के शेड्यूल की रिकमेंडेशन स्टेट के गवर्नर के पास भेजता है। उसके बाद फिर इस इलेक्शन शेड्यूल की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उस स्टेट के गवर्नर इलेक्शन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उसके बाद फिर ईसीआई भी ऑफिशियली इलेक्शन का अनाउंसमेंट करता है और उसके बाद उस स्टेट की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां जहां इलेक्शन होना है उनके आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इलेक्शन का पब्लिक नोटिस इशू करते हैं। ये नोटिस इंग्लिश और स्टेट की लोकल लैंग्वेज में इशू किए जाते हैं। ये नोटिस आरओ और एआरओ के नोटिस बोर्ड के साथ साथ पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, विलेजेस ऑफिसेज, तालुक ऑफिसेज एटसेट्रा के नोटिस बोर्ड पर भी लगाए जाते हैं। ईसीआई के इलेक्शन अनाउंसमेंट के दिन से ही जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नोटिस जारी हो जाता है स्टेट की उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद फिर जिन जिन लोगों को उस इलेक्शन में खड़ा होना है, फिर चाहे वो किसी पार्टी के टिकट होल्डर हों या निर्दलीय उम्मीदवार, वो सभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस जाके इन हैंड अपना नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हैं। नॉमिनेशन सबमिट करने का टाइम सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का होता है और उसकी एक लास्ट डेट फिक्स्ड होती है और सभी को 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करना पड़ता है। SC/STs के लिए ये अमाउंट 2,500 रुपये होता है। विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी भी चाहिए होती है, जैसे उम्मीदवार की एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए और उसके पास ईसीआई द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके बारे में डिटेल में ईसीआई अपनी वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन जारी करता है। एक उम्मीदवार मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। सभी नॉमिनेशंस फाइल होने के बाद ईसीआई इन सभी उम्मीदवारों की एप्लीकेशंस की जांच करता है। उसके बाद अगर किसी को इलेक्शन से अपना नाम वापस लेना हो तो वो लास्ट डेट से पहले अपना नाम विड्रॉ कर सकता है, जिसके बाद फिर ईसीआई इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर देता है और उन सभी को इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट कर दिए जाते हैं। जिसके बाद फिर सभी उम्मीदवार अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करके इलेक्शन कैंपेन यानी अपने प्रचार में जुट जाते हैं और गाजे बाजे के साथ अपना खूब प्रचार करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, वोट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। तो क्या ये उम्मीदवार खुल के अपने प्रचार के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसकी एक लिमिट सेट करता है। जनरली बड़े स्टेट्स में ये लिमिट 10 लाख रुपीज़ के अराउंड होती है। सभी कैंडिडेट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईसीआई द्वारा सेट की गई लिमिट से बाहर खर्चा ना करें, आचार संहिता का उल्लंघन ना करें, ये सब देखने की जिम्मेदारी ईसीआई द्वारा अपॉइंट किए गए ऑब्जर्वर्स की होती है, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। सभी उम्मीदवारों को अपना प्रचार करने के लिए लगभग 2 हफ्ते का टाइम मिलता है, जिसके बाद फिर आता है इलेक्शन पोलिंग डे, जिस दिन इन सभी उम्मीदवारों का एग्जाम यानी इम्तहान होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई सारे पोलिंग स्टेशंस आते हैं। एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उसके हेड अपॉइंट किए आरओ और उसके अंडर आने वाले एआरओज की होती है, लेकिन वो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आने वाले सभी पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद नहीं रह सकते। उसके लिए हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यानी पीठासीन अधिकारी और उन्हें असिस्ट करने के लिए पोलिंग ऑफिसर्स यानी मतदान अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आरओ की गाइडेंस में काम करते हैं। ये प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स उस स्टेट के ही सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हो गए, सीनियर टीचर्स हो गए, एटसेट्रा। आरओ का काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आने वाले सभी पोलिंग स्टेशंस पे ईवीएम और वीवीपैट मशीन सेफली पहुंचाना। इलेक्शन पोलिंग वाले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह 6 बजे से भी पहले अपने अलॉट हुए पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है अपने पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन के प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट कराना और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत अपने आरओ को रिपोर्ट करना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे दिन अपने स्टेशन पे मौजूद रहते हैं, बिकॉज किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम में
हर एक वोट उनके सामने ही डाला जाता है। जब भी कोई पर्सन अपना वोट डालता है उसके बाद मशीन लॉक हो जाती है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बटन दबाने पर ही अनलॉक होती है और उसके बाद ही नेक्स्ट पर्सन अपना वोट डाल सकता है। इससे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक पर्सन सिर्फ एक ही वोट कास्ट करे। सुबह 7 बजे से वोटिंग टाइम शुरू हो जाता है। सभी लोग जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है यानी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान करते हैं। ये इलेक्शन लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइम तक चलता है, लेकिन जनरली ये शाम 6 बजे तक होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी पोलिंग स्टेशन पर सही से काम हो रहा है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी होती है ईसीआई द्वारा अपॉइंट किए गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर्स की। इस काम में उनको असिस्ट करने के लिए कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं जो हर पोलिंग स्टेशन पे जा जाके सारा प्रोसेस स्मूथली हो रहा है या नहीं ये वेरीफाई करते हैं। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने के प्रोसेस में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी कंप्लेन लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आरओ या ऑब्जर्वर्स को कर सकते हैं। इलेक्शन डे पूरा होने के बाद सभी ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और आरओ की जिम्मेदारी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी पोलिंग स्टेशन की सारी ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को सेफली स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना और काउंटिंग डे तक स्ट्रांग रूम को सेफ रखना ताकि इन ईवीएम्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। फिर इलेक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता है काउंटिंग डे, जिस दिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इन ईवीएम्स के वोट्स की काउंटिंग होती है। ये काउंटिंग फेयर हो इसके लिए भी ईसीआई काउंटिंग ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है जो काउंटिंग के दौरान नजर रखते हैं। इनके अलावा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार भी वहां मौजूद होते हैं। काउंटिंग पूरी होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के विनर घोषित कर दिए जाते हैं और वो सभी विजेता उम्मीदवार से एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं। फिर इस रिजल्ट को कलेक्ट करके ईसीआई गवर्नर के पास भेज देता है। अगर किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी होती है यानी 50% से ज़्यादा सीट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूपी की विधानसभा में टोटल 403 सीट्स हैं, अगर कोई पार्टी 202 या फिर उससे ज़्यादा सीट्स जीतती है तो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नर सरकार यानी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। और अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार बनती है। गवर्नर उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं। अगर वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी या निर्दलीय एमएलए के साथ मिलकर बहुमत बना पाती है तो सरकार बना लेती है, नहीं तो फिर गवर्नर इसी तरीके से सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट्स वाली पार्टी को इनवाइट करते हैं। अगर इन केस कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो उस स्टेट में टेम्परेरी प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और कुछ महीने बाद फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो भी पर्सन वो पार्टी डिसाइड करती है उस पर्सन को गवर्नर द्वारा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और ओथ दिलाई जाती है। फिर सीएम के अकॉर्डिंग गवर्नर द्वारा न्यू गवर्नमेंट के सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल को अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये था इंडिया के स्टेट्स की विधानसभा के इलेक्शंस का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।